एक मॉडल दीजिए, किसी के पास एक्स्ट्रा हो गया रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या, रिकवर करना। चलिए देखना भाई, गाइस फोकस। यहाँ पर मैं थर्ड टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जो कि है डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स में कौन कौन आता है? एलियन एनिमी बोले तो दूसरे देश का सिटीजन, जिसकी देश की सरकार का वॉर चल रहा है, हमारे देश की सरकार का वॉर, समझ में आ रहा है? तो हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच में वॉर चल रहा है, तो हम उससे क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या, इंसॉल्वेंट, हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। इंसॉल्वेंट तो आप लोगों को पता ही है। फिर क्या आते हैं अपने कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स मतलब बेटा मतलब जिनपे कोर्ट के अंदर इनके ऊपर जो एक्यूजेशन था वो प्रूव हो चुका है, इनको सजा सुनाई जा चुकी है ना। ये बेसिकली एक क्या है, आरोपी है ये, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, हाँ जी अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब सजा, जेल है ना, और अंडरगोइंग मतलब उसकी सजा चल रही है, जैसे आश्रम का, बस ऐसा। नेक्स्ट आता है अपना फॉरेन एम्बेसडर्स। ऐसा है क्या बेटा? फॉरेन एम्बेसडर्स यानी ऐसे लोग जो कि हमारे खुद के देश को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फॉरेन एम्बेसडर्स, और उनके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अम्बेसडर को ये सोवेरियन बोलते हैं। सोवेरियन नहीं, सोवेरियन तो अलग होता है, भारत की एकता और अखंडता को एक्चुअली सोवेरियन कहते हैं, सोवेरिनिटी इंटीग्रिटी ऐसा है ना, उसका बड़ा अलग मतलब होता है बेटा। नाउ फिर अपना क्या आता है, कंपनीज। अच्छा कंपनी को हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड क्यों कर रहे हैं बेटा, कोई बताना चाहेगा? बेसिकली कंपनी एक पर्पस के लिए बनती है बेटा, ध्यान समझना। कंपनी किसके लिए बनती है, एक पर्पस के लिए। अब वो पर्पस कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये बनी है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग? अरे हाँ कि ना। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हमारी कंपनी क्या हो गई बेटा, डिस्क्वालिफाइड हो गई ना। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी को डिस्क्वालिफाइड की कैटेगरी में डालते हैं। और क्या है, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे समझते हैं कौन होते हैं ये लोग, है ना। जो ड्रग्स वगैरह या मतलब ओपियम वगैरह या लिकर वगैरह कंज्यूम किया हुआ है, कुछ ऐसे सब्सटेंस उन्होंने कंज्यूम किए हैं जिससे अब वो अपने होशो हवास में नहीं है ना, तो उस केस के अंदर क्या हो जाते हैं ये जी, हाँ अनसाउंड माइंड में डिक्लेयर उसमें होता है, हाँ होना तो खैर उसमें चाहिए। तो सर जब तक ये मतलब नशे में ड्रंकनेस है तब तक ही डिस्क्वालिफाइड होंगे, जब इनकी उतर जाएगी तब। हाँ जी और कुछ है क्या, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट के बारे में, यानी मैंने आपको तीन टॉपिक खत्म करवा दिए हैं, माइनर के बारे में पढ़ा दिया, अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग पढ़ा दिया, और डिस्क्वालिफाइड पर्संस के रिगार्डिंग भी पढ़ा दिया। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट, इसके अंदर दो वर्ड में इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक तो ये और एक ये। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कंसेंट मतलब क्या है। इसमें एक वर्ड आता है कंसेंसस एंड आइडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना, यानी कि जो सामने वाला बेचना चाहता है वही हम खरीदना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो हम मार्केटिंग कंसेंट है। और फ्री कंसेंट कब होगी,
तो मैंने कहा था कि किसमें नहीं होगी, मैंने कहा था ना नेगेटिव में बताया, तो फ्री नहीं होगी, वो होगी अपनी कोहेजन के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, मिस्टेक के अंदर, फ्रॉड के अंदर, और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, है ना। इसके अंदर ध्यान रहे आप लोगों को कि मिस्टेक का जो कॉन्सिक्वेंस होता है void होता है, उसके अलावा जो बाकी हैं वो वॉइडेबल होता है, जो कि अभी आने वाले एक दो पेज में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें कौन से टॉपिक को, कोहेजन को अगर डिस्कस करें, तो आइए इसको समझते हैं बेटा, क्या कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर आते हैं। कोहेजन की अगर बात करें तो बेसिकली कोहेजन होता क्या है, कोहेजन बेसिकली एक एक्ट होता है जो कि क्या है बेटा, फॉरबिडन इन द इंडियन पेनल कोड, ऐसा कुछ होगा, आईपीसी, हाँ जी। तो ये एक्चुअली फॉरबिडन है बेटा इन आईपीसी, ये इंडियन पेनल कोड होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन से काम गलत होते हैं, किस पर कितना पनिशमेंट होता है, यानी कि ऐसे कामों को करने के लिए मना कर रखा है और वही काम कर रहा है। अब ये जो काम कर रहा है इससे क्या हो रहा है बेटा, डेफिनेटली इंजरी होगी, किसको, या तो पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो या तो ये एक्ट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ये थ्रेटन कर रहा है, थ्रेटन टू एक्ट, होता नहीं कि धमकी देते हैं, थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकी दे दो, है ना। तो यहाँ पर धमकी दी जा रही है या तो करने की, या फिर इसने क्या कर दिया, कर ही दिया, है ना। तो एक तो ये केस हो गया, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग करी जा रही है, अनलॉफुल या तो क्या है, डिटेन किया जा रहा है, या फिर वही थ्रेटन टू डिटेन, थ्रेटन टू डिटेन। डिटेन का मतलब क्या है यहाँ पर, अपने पास कब्जे में रखना, है ना, अपनी कस्टडी में रखना। अब कस्टडी में रखना गलत बात है क्या, अरे बताओ, जैसे समझो मैंने अगर मान लो ये अनाउंस किया कि किसी भी बच्चे का फोन जो है दिखना नहीं चाहिए टेबल पे, और फिर भी अगर दिखता है और मैं अपने पास जब्त कर लेता हूँ, मान लो, है ना, अभी ये इस कोचिंग में मैंने रूल अप्लाई नहीं किया है, एएससी में तो कर दिया मैंने, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर मान लो मैं जब्त कर लेता हूँ, तो क्या ये गलत है क्या, बोलने की तो इच्छा हो रही होगी तुम्हारी, हाँ, लेकिन एक्चुअली ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है बेटा। तो एक्चुअली गलत क्या है, अनलॉफुल कर, अनलॉफुल मतलब आप रास्ते से जा रहे हो, किसी ने भी आपका फोन ले लिया, तो अब क्या वो ले सकता है, नहीं ले सकता, है ना। तो या तो अनलॉफुल डिटेन कर रहा है या थ्रेटन टू डिटेन कर रहा है ना। कौन सी चीज, प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अगर क्या कर रहा है बेटा, ये डिटेन कर रहा है। तो अच्छा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम किसी ना किसी पर्सन को क्या कर सकें बेटा, ये फोर्स कर सकें कि वो किस में आए हमारे साथ, एक एग्रीमेंट के अंदर आए या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, जो कि एग्रीमेंट उस पर्सन के लिए क्या है बेटा, प्रीजुडिशियल है। प्रीजुडिशियल मतलब कि हाँ जी, अगेंस्ट द इंटरेस्ट है। भाई सोचो, अगर मैं आपका फोन 1 करोड़ में खरीदने को एग्री हूं, तो मुझे आपके फोन को जब्त करने का, आपको मारने का, पीटने का, आपके घर पे आग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है उसमें। 1 करोड़ में फोन खरीद रहा हूं मैं, जितने भी 25-30 हजार का आपका फोन है, समझना जी बात। यानी डेफिनेटली मैं जो ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो ना हो उसके अंदर आपका क्या है बेटा, नुकसान है आपका, है ना, प्रीजुडिशियल नुकसान होता है, यानी अगेंस्ट द इंटरेस्ट। तो ऐसे के अंदर किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहते हैं, अरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, कोहेजन है भाई, इतने भावनाओं में क्यों बह जा रहे हो, कोहेजन है। इसका इफेक्ट क्या आएगा, हाँ अब बताओ, वॉइडेबल आ जाएगा, है ना। और ये वॉइडेबल आ जाएगा मतलब क्या है, जिसके साथ गलत हुआ है, या तो जिसके साथ एक्ट हुआ है, या फिर थ्रेटन टू एक्ट कर रहे हैं, या जिसको डिटेन किया है, थ्रेटन टू डिटेन कर रहे हैं, उसको हम एक मौका देंगे कि या तो आप क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें, या फिर वैलिड अनाउंस कर दें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोहेजन होता है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट,
यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने, अनलॉफुल डिटेनिंग आल्सो अमाउंट्स टू प्रोविजन। ऐसे इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई सुसाइड करने के लिए थ्रेटन करता है, थ्रेटन टू सुसाइड, तो क्या ये क्वेश्चन में आएगा क्या? क्या लगता है आप लोगों को? आएगा? अच्छा, बेसिकली अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या सुसाइड करना आईपीसी के अंदर फॉरबिडन है क्या? है क्या? हाँ है। अगर जैसे अपने यहाँ पे ये हिसाब है कि अगर कोई सुसाइड करता है और कर लिया तो मुक्ति पाई गया वैसे भी, उससे अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती। अगर वो बच गया तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, सजा काटनी पड़ती है आपको। तो ये आईपीसी के अंदर क्या है बेटा? फॉरबिडन तो है। और इसकी धमकी देता है कोई इंसान और सामने वाला इस धमकी के चलते कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके अगेंस्ट में, तो हाँ वो कोविजन माना जाएगा, है ना? चलो, इफेक्ट्स ऑफ कोविजन वगैरह मैंने बता रखे हैं। इसके अंदर आपको कुछ स्पेशल केसेस देखने को मिलेंगे बेटा। पेज नंबर 46 पे आओ। इसमें बोलता है प्रोसिक्यूशन। अगर वो बोलता है मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर, तो क्या ये कोविजन में आएगा क्या? अगर मैं बोलता हूं मैं केस कर दूंगा अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो क्या ये कोविजन है क्या? केस करना आईपीसी में पनिशेबल है क्या? नहीं। तो फिर बस नहीं है। फिर तो पढ़ के देखो एक बार। A mere threat to prosecute a person or file a suit against him does not constitute a coercion। ध्यान रखना बेटा इसको। लीगल केस फाइल करने की धमकी देना कोविजन में काउंट नहीं आता है ना? नेक्स्ट, हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट। अगर कोई चार्ज करता है तो क्या कोविजन है क्या? वो नहीं है, नहीं है। बिजनेस है बेटा, तो इस हिसाब से तो कोई बिजनेस भी नहीं कर पाएगा भाई। जैसे हायर डिमांड सप्लाई होती है तो उसके अंदर वो तो उसका फायदा उठाएगा ना बेटा। देखो इसमें मिलेगा आपको, changing high rates, interest rates or high prices etc. is not a coercion as the same is not prohibited under the Indian Penal Code। सिंपल सा इसको जानने का ट्रिक अगर बताऊं तो आप ये सोच के देखिए कि क्या ये आईपीसी में फॉरबिडन है या नहीं है। सिंपल, उससे आपके माइंड की क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी, है ना? नेक्स्ट, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। वो मैंने बताया था बेटा आपको, सुसाइड के आईपीसी के अंदर पनिशेबल है। जी हां है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कोएर्शन। नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेसिकली क्या होता है ये? इसके अंदर हमें दो लोग चाहिए होते हैं बेटा, है ना? इन दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चा। और ये रिलेशनशिप भी कैसा हो जिसमें एक पार्टी क्या हो बेटा? हाँ, डोमिनेंट पोजीशन के अंदर हो, है ना? डोमिनेंट पोजीशन। अब ये डोमिनेंट पोजीशन जो है वो क्या हो सकती है बेटा? एपरेंट भी हो सकती है। एपरेंट मतलब प्रत्यक्ष, साफ दिखाई देने वाली कि उसकी अथॉरिटी है। जैसे अपना रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर का, इसके अंदर क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा? अरे आएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर मेरे पास डोमिनेंट पोजीशन है, वो भी एपरेंट है, साफ है ना? तो उस केस के अंदर आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूं कि आप अपना फोन जो है वो क्या कर दो, मुझे 5 रुपए में या 10 रुपए भेज दो आप, ठीक है? अगर आपने नहीं बेचा तो मैं आपके पेरेंट्स को क्या करूंगा? गलत ऐसे कान भर दूंगा कि अरे ये ना क्लास नहीं आता है, ये क्लास छूट जाती है सर हमारे 12 बजे, ये तो घर पे 3 बजे आता है क्या? अब देख लो सर अपने हिसाब से, ऐसे है ना चुगलखोरी कर दूंगा। तो बच्चा परेशान होकर क्या करेगा? अरे बेचेगा नहीं, बेचेगा। तो क्या मैं यहाँ पर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं कर रहा हूँ क्या? क्या ये वर्डेबल नहीं है क्या? वर्डेबल है, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए, या तो एपरेंट हो या फिर फिड्यूशियरी हो। ये फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। दिल्ली को कैसे पता? वो लिख कर बैठा है हर एक वर्ड का मतलब, है? तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि इंसान क्या है? भरोसा करता है। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, है ना? या सॉलिसिटर और क्लाइंट हो गया। सॉलिसिटर मतलब वकील, है ना? तो वकील पर आप पूरा भरोसा करते हो कि ये मुझे बचाएगा। तो ये कुछ जो है ऐसी पोजीशंस हो गई है ना? कुछ रिलेशनशिप्स की मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है
पार्टी जिसके पास क्या है बेटा, डोमिनेंट पोजीशन है, वो क्या करता है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या करता है, अब्यूज करता है या यूज करता है किस चीज को अचीव करने में, आपके साथ एग्रीमेंट करने में, तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट करने में अगर क्या करता है बेटा, वो इसको यूज करता है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, वो प्री जुडिशियल होगा, याद आ रहा है क्या, प्री जुडिशियल होगा। तो उस केस के आगे से इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी, तो उस केस के अंदर हम उसे क्या मानते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस मानते हैं। यहाँ पे कुछ आपको मैं रिलेशनशिप के एग्जांपल्स गिना देता हूँ, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड हो गया, पेरेंट्स हो गया और चिल्ड्रन कर लेते हैं अपन, है ना, उसके अंदर फिर वो जो आपके डॉटर सन दोनों हो जाएंगे, उसमें मदर फादर दोनों हो जाएंगे, है ना। दूसरा आपके टीचर हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, फिर आपके डॉक्टर हो गए और पेशेंट्स हो गए, फिर आपका सॉलिसिटर हो गया, अभी बताया, यही बात होती है, फोकस नहीं रखते, और क्लाइंट्स, मैंने बताया ना, एडवोकेट, सॉलिसिटर और क्लाइंट, जिसमें वकील होता है ना। तो सॉलिसिटर मतलब कि सॉलिसिट का मतलब करना, वकालत करना, तारीफ करना एक इंसान की। तो बेसिकली हम जिसको बता रहे हैं उसकी सारी अच्छाइयां गिना देते हैं, बोले किसको 5,000 दे रहे हो, ये चलते फिरते महात्मा बुद्ध हमारे, वकील तो यही बोलता है, हमारी बात, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सॉलिसिटर है। नेक्स्ट जो है वो है नहीं चलो ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कह लो आप, मैं किसी और को कुछ करना चाह रहा था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, डेटर वेटर, सही बात है क्या, नहीं है वो, लेकिन वो परसेप्शन वाले में गया। एक स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल होगा, रिलीजियस एडवाइजर, रिलीजियस एडवाइजर और डिसाइपल, ये समझ में आता है क्या, रिलीजियस एडवाइजर मतलब हमारे वो धर्म ग्रंथ गुरु वगैरह होते नहीं है क्या, जैसे कौन से होते हैं, मुझे पता ही नहीं, आसरा बाबू मान लो, हमारे जमाने के तो वही है ना, उसकी बात तो अपन मानते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, वो बता देते सब कुछ, कौन से बाबा भागेश्वर दास से वो मान लो, है ना, वो सारा का सारा आपका भविष्य बता देंगे। अरे जब वो इतना ज्यादा भविष्य बता सकते हैं, तो क्या वो ये नहीं बता सकते मार्केट कब क्रैश होने वाला है, ये नहीं बता सकते कब प्लेन क्रैश होने वाला है, कब टेररिस्ट अटैक होने वाला है, हमारे देश की सेवा क्यों नहीं करते ये लोग, जब इतना ही हमारे देश के बारे में हित है इनका कि हम तो हिंदू समाज से क्या करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो ये भी करो, आओ बताओ कौन सी महामारी आने वाली है, ये बताओ, ये तो नहीं बताते, ये बताते हैं आपके फूफा का नाम क्या है ना, आप किससे चक्कर था पहले, नहीं बात, ये सब बताते हैं, तो फ्रॉड है ये बेटा, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी उम्मीद है अगर कुछ कि वो भविष्य बता सकते हैं, तो भविष्य कोई नहीं बता सकता आपका, एज सिंपल एज दैट, भविष्य आपका सिर्फ आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ही इसको क्रिएट करने वाले हो, भविष्य आपके ही हाथ में है, हमारी बात, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। तो मेरे ख्याल से सारे रिलेशनशिप खत्म हो गए, इसके अंदर कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जहां पर एक्चुअली अपने को ये पता नहीं है कि डोमिनेंट पोजीशन किसके पास है, जैसे कि आप यहाँ पर तो देख सकते हो बेटा, ये देखो, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो तो ये सारे के सारे डोमिनेंट पोजीशन के हैं और ये सारे के सारे सबमिशन पोजीशन, मतलब कि जो इन पे डिपेंडेंट है, हमारी बात। लेकिन कुछ मैं रिलेशनशिप ऐसे बता सकता हूं जिसमें आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली डोमिनेंट पोजीशन पे है कौन। अब बताओ, अगर आप हस्बैंड बोल रहे हो तो कई घरों की कहानी आपको जाननी चाहिए कोर्ट में जाकर, जहां पे उड़ता हुआ कुकर, कढ़ाई, कुछ भी आ सकता है ना, और बेलन वहां का जो हाउस होल्ड का जो है वो मोस्ट यूज्ड वेपन है, हमारे यहाँ। तो अगर कोई कहता है कि हस्बैंड तो क्या है, शेर बना घूमता है, तो घर पे भी शेर रहता है, वो ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस उसके ऊपर कौन बैठ जाती है, माता रानी बैठ जाती है, हमारी बात ऐसा। तो ये चीजें हैं, एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का होगा बेटा, लैंडलॉर्ड और
कई बार ऐसा होता है, क्या हो गया हर्ष को डाउट आया, हाँ हाँ क्यों? ये जो होगा ये फोर्स नहीं कर सकता अगर पैसे भी दे दो। क्या पैसे नहीं देता? कौन पैसे? पेरेंट पैसे दे तो लैंडलॉर्ड फोर्स नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन कुछ आपने बताई थी ना कंडीशन। एक्चुअली ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कि अगर जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, अगर कोई टेनेंट है जो किराया नहीं दे रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते उसको सामान उठा के आप बाहर फेंक दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा जो कानून है ना, सिविल लॉ का, वो ये कहता है कि आप किसी को भी इस तरह से बेघर नहीं कर सकते। आपको पहले ड्यू प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। आप कोर्ट के पास जाओ ऐसे करके। अगर आपने ऐसे किया तो एक्चुअली केस जो है किसके फेवर में जाएगा? टेनेंट के फेवर में जाएगा। उल्टा वो आपसे क्या लेगा? कंपल्सन लेगा और आपके घर में रहेगा। हमारी बात तो आपको थोड़ा सा समझ के रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा है? डेटर। क्रेडिटर आपको देखने को लग रहा होगा कि जो क्रेडिटर है वो तो किसमें होगा? लोअर पोजीशन पर होगा। डेटर मतलब जिसने नहीं, क्रेडिटर जिसने दिया है पैसा वो तो होगा अपने डोमिनेंट पोजीशन पर ऊपर। लेकिन किसी को आप लोन देके देखो एक बार, किसी को आप पैसा देके देखो एक बार, जब वो पैसा लेने आएगा ना तब तो ऐसे बताएगा आपको जैसे आपसे महान इंसान दुनिया में नहीं है, और जैसे आपने उसको पैसा दिया ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सीख। अब वो मिलेगा ही नहीं आपको। अब आप फोन कर देना उसको, है ना, फिर आप गरीब हो जाओगे। आप उसके पास मांगे जाओगे, बोले यार दे दे यार पैसा यार, समझ में आ रही? तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन किसकी होने वाली है। उनको दे रखा है फियांसे फियांसे। हाँ मैं समझता हूँ इसके अंदर की वही इसके अंदर हो गया ना, हस्बैंड वाइफ वाला केस हो गया ना। अच्छा ऊपर वाले में दे रखा है, हाँ तो आना तो खैर इसमें चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई कि अब तो शादी नहीं हुई तब तक आप डिटरमाइन कर रहे हो कि कौन डोमिनेंट पोजीशन में है, समझ के लेना। और जैसे शादी हुई अब कौन अपना अस्तित्व दिखा रहा है वो तुम जान लेना, मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से देख लेना। The wife has to be further machine for such presumption in these relationship only influence has to be proved. अब देखो यहाँ पर ये वाला जो केस है हस्बैंड वाइफ के अंदर का केस, इसके अंदर वाइफ जो है वो क्या होनी चाहिए? पर्दा नशीन होनी चाहिए। अब ये पर्दा नशीन क्या होता है? ऐसी उम्मीद में कोई डील्स करती है और बाहर का डील्स नहीं एक ऐसी में जो बाहर लेडीज करती है, क्या कहते हैं? सुना कि कोई डील्स नहीं करती और बाहर का रील्स ही बना क्या? डील के डील सही है, वो डील नहीं करती ढंग से तो बोल, अलग मतलब निकाल रहा है। हाँ तो बेसिकली एक ऐसी वुमेन जो आउटसाइड वर्ल्ड से डील नहीं करती है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करती है और वो घर पे ही रहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं हाउस होल्ड वाइफ नहीं कहते, क्योंकि वो डील तो करते ही है ना, मार्केट में आते हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए, डील तो करते हैं स्ट्रेंजर से, तो वो पर्दाशी में नहीं आती। इसके अलग क्वालिफिकेशन होती है। Going to the definition of undue influence in section 16, we find that two elements are found in the undue influence. सबसे पहला हाईलाइट कर लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो, रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा पार्टीज के अंदर, और वो भी एक के पास क्या होना चाहिए? डोमिनेट करने वाला। एंड सेकंड, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को क्या करे बेटा? यूज करे अनफेयर एडवांटेज देने के लिए ओवर द अदर। आई होप आपको याद होगा, मैंने प्रीजुडिशियल बताया था आपको, याद आ रहा है? तो इसी का मतलब निकल कर आ रहा है कि जो कि सामने वाले के लिए क्या हो डिसएडवांटेजेस हो, अपने लिए क्या हो एडवांटेजेस हो, और एडवांटेजेस भी कैसा? अनफेयर एडवांटेजेस। अनफेयर मतलब आप हद से ज्यादा क्या कर रहे हो? अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हो। ओके, एक इसके ऊपर केस आता है, सीए फाउंडेशन का केस है, बताऊं क्या? चलो सुनना। एक यहाँ पे टीचर है, समझ के लेना। यहाँ पर एक टीचर है जिसकी उम्र है 56 इयर्स, उसकी एक डॉटर है ना? अब इस टीचर का जो है एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमारे टीचर जो है पंडित जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये अपनी डॉटर को बोल रहे हैं कि आप मेरे स्टूडेंट से क्या कर लो? शादी कर लो, क्योंकि स्टूडेंट जो है वेल सेटल्ड है, इंटेलिजेंट है, जो भी आप कह लो। यही है डिफरेंस।
अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, टीचर को क्या मिलता है? टीचर को मिल रहा है, बोले चलो बड़ा टली। देखो इसमें दो तीन एंगल है जिसके कारण से अपन प्रूव कर सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज अगर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर से अपन इसको रोक सकते हैं। उसके अलावा ना तो देखो ये स्टूडेंट से वो डील कर रहा है कि भाई मैं आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, मतलब ससुराली बन रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर ना टीचर को कंसीडरेशन मिल रहा है अपने ऑर्डर की तरफ से, तो उस केस के अंदर क्योंकि कंसीडरेशन ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हां समझ आ रही बात, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे, समझ आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने सीए फाउंडेशन के अंदर। आप लोगों का लेवल अभी इतना ज्यादा होता नहीं है इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो गया पूरा केस। आगे देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो सबको पता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या आने वाला है बेटा, अवॉइडेबल आने वाला है, प्रीटी ऑब्वियस। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं अपन जो कि आता है किसमें, फ्रॉड में। फ्रॉड का केस देख रहे हैं अपन लोग। देखो बेसिकली फ्रॉड के अंदर ना 5 केसेस आते हैं बेटा। वो फ्रॉड में कहलाता है। फ्रॉड में सबसे पहला कौन सा होता है, जो कि अगर एक इंसान जो है वो क्या दे रहा है बेटा, एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है which he believes to be untrue, which he believes to be या known to be not true। यानी कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो उसको खुद को पता है कि वो कैसा स्टेटमेंट है बेटा, गलत है, रिव्यू दे रहा है, तो फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। या फिर वो क्या कर रहा है, कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट होगा शायद तक। एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, कंसील करना, है ना। तो वो कोई छुपा रहा है चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी आपको नहीं बता रहा है, तो वो क्या है बेटा, वो फ्रॉड है। फिर ही प्रॉमिस विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म, ऐसा कुछ होगा, ऐसा है क्या बेटा, ओके, नो इंटेंशन टू परफॉर्म। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, बाइक का दिया था मैंने एग्जांपल, जिसमें कहा था कि बाइक को बेच रहा है, इसमें बोल रहा है कि मैं आपको क्या दूंगा, बाइक का कवर भी दूंगा, बट एक्चुअली उसके पास बाइक का कवर है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं देने का, मन नहीं है उसका। उसने पहले ध्यान रखा है कि मैं बस इसको क्या है अलग से अलग ऑफर ऐड करता जाऊंगा ताकि बस ये क्या ले ले, मेरी बाइक ले ले। जैसे इसने बाइक ली, मुझे बाइक कवर तो देना ही नहीं है, हमारी बात। तो ये प्रॉमिस भी क्या है, एक तरह से फ्रॉड ही है बेटा, जो आपको इंड्यूस कर रहा है उसके अंदर आने के लिए। फिर एक और कौन सा है, नहीं, हाँ, any other act fitted to deceive, any other act fitted to deceive। ये deceive का मतलब क्या है बच्चों लोग, गुमराह करना। यानी अगर वो नहीं करता ना तो आपको क्लियरली पता चल जाता कि क्या है, लेकिन उसने क्या करा है, कुछ ऐसा फिट किया है जिसके कारण से आप उसको पहचान नहीं पाओगे, हमारी बात है। जैसे मान लीजिए बाइक के जो टंकी है, पेट्रोल की टंकी, वहां पर क्या है बेटा, डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन उसने क्या करा, उसके ऊपर कवर लगवा दिया ताकि आप पता ना करो, हमारी बात। तो ये भी क्या है अपने आप में फ्रॉड। और एनी अदर एक्ट, एनी अदर act or omission which shall be considered as fraud, जिसको क्या माना जाएगा, fraud as a prescribed। यानी बाद में अगर एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से निकालती है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, यहाँ पर फ्रॉड माना जाएगा। बताओ क्या यहाँ तक क्लियरिटी है कि नहीं। ये सारों में से, ये सारे के सारी चीजें होनी चाहिए तब फ्रॉड होगा, कि इनमें से कोई एक मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रॉड मानते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रॉड हो गया तो इफेक्ट तो आप जानते ही हो क्या होने वाला है, वॉइडेबल इफेक्ट आने वाला है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या साइलेंस फ्रॉड होगा क्या, डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड।
मान लो आपसे पूछता है कि बाइक कैसी है, बाइक कैसी है, और आप शांत रहते हो, बाद में उसको ऐसा लगता है कि बाइक सही नहीं है ना, उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली, तो क्या वो फ्रॉड का केस लगा सकता है? एक्चुअली इसके अंदर ये बोलता है बेटा कि वेयर सेलर हैज ड्यूटी टू स्पीक, समझ के ना बेटा, यानी बोलता है कि जहां पर सेलर की जिम्मेदारी आती है बोलने की, और फिर भी वहां पर अगर वो क्या रहता है, साइलेंस रहता है, तो उस साइलेंस को अपन क्या मानेंगे? नहीं, उस साइलेंस को अपन पॉजिटिव स्टेटमेंट मानेंगे। समझ के लेना, समझ के लेना। जैसे मान लीजिए बाइक है, उसमें जो बायर है वो ऐसा पूछता है कि इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पर सेलर जो है उसको पता है कि इंजन में क्या है, दिक्कत है, इंजन में फोड़ कैसे होगा, कैसी बात है? इंजन में कहीं ना कहीं क्या है बेटा, गलती है, कहीं ना कोई एक डिफेक्ट है इसके अंदर, है ना, उसको पता है ये चीज, लेकिन ये जानते हुए भी उसने कुछ नहीं बोला। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर सेलर की बोलने की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? थी, ये पूछ रहा है, आपको बताना है। अब यहाँ पर ये सेलर जो है ये समझता है कि अगर देखो मैं बोलूंगा ना, देखो अगर उसने बोला कि इंजन में कोई डिफेक्ट नहीं है तो फ्रॉड में फंस गया वो फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, समझ आ रहा है ना, स्टेटमेंट व्हिच इज नोज नॉट टू बी ट्रू, लेकिन भी बता रहा है वो फंस गया। वो बोलता है क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं साइलेंस रह जाऊं, साइलेंस रहूंगा तो कोई मुझे बोल नहीं पाएगा कि मैंने फ्रॉड किया है, लेकिन इसके साथ क्योंकि इसकी ड्यूटी है बेटा बोलने की, तो इस सेलर की जो साइलेंस है, इस साइलेंस को अपन क्या मान लेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट मान लेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर बायर ये समझेगा कि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो इंजन क्या है, टकाटक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि एक्चुअली इंजन सही नहीं है। तो जब बाइक का वो यूज करेगा, इंजन में डिफेक्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली बायर उसको क्या डिटरमाइन कर देगा, उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को फ्रॉड बना देगा। हो गया ना फ्रॉड। तो अपन अगर देखा जाए तो आप तो उसी बात पे रहे ना, या तो आप बोल दो कि है ना ये सही है, जबकि इवन इफ ये सही नहीं है तो फ्रॉड में गिर रहे थे। इवन इफ अगर आप साइलेंस रख रहे हो तब भी हम तो यही मानेंगे कि इंजन सही है। समझ बात, इसके अंदर किसी को दिक्कत है नहीं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है क्या, मैं एक और चीज बता दूं, अगर बायर खरीदने आया है और किसी इसके अंदर मान लो बाइक के अंदर हेडलाइट का प्रॉब्लम है ना, सीट का प्रॉब्लम है, शॉकर का प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम, मतलब पूरी बाइक में प्रॉब्लम, समझ के लो, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर सारे के सारे डिफेक्ट्स बायर को बताए? क्यों? बाइक खरीद रहा है सामने वाला तो बताना चाहिए ना। एक्चुअली इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है, शायद तक आपने पढ़ा भी होगा, एक है कैविएट एम्प्टर, कभी इसका नाम सुना है क्या? हां, ये पिछली बार आया था उसमें, कैविएट एम्प्टर आया तो होगा, आपके स्कूल स्टडीज के अंदर भी आया होगा, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल होता है जिसका अरे तो मुझे तो बताना जिसका मतलब होता है लेट द बायर बिहेवियर। लेट द बायर बिहेवियर मतलब कि हमने आपके सामने चीज रख दी है, अब आपका जजमेंट है, आप देखो उसमें दिक्कत है कि नहीं। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपके हिसाब से ये सही है और बाद में यूज करने पर उसमें कुछ खामियां निकलती हैं, गलती निकलती है, सेलर इज नॉट रिस्पांसिबल। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आप खरीदने जाओ और सेलर सारी की सारी खामियां बता दे गुड्स के अंदर, आप खरीदोगे क्या उसको? ऐसे बिजनेस चलेगा क्या? नहीं ना। अभी ऐसे हमारी कोचिंग है, हम हमारी सारी बुराइयां बता दे, बोलो और हमारा तो ना ऐसे चलता, हमारा तो चलता, कोई आया नहीं। समझ लो बिजनेस है ये, दिस इज प्योर बिजनेस। समझ आ रही बात? हम आपको हमारी सर्विस दे रहे हैं, बस हमारा ये है इंटेंशन कि आप अपनी लाइफ में क्या हो, सक्सेसफुल हो। जितना आप सक्सेसफुल होगे उतना हमारा फायदा है, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं बताता है, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में कोई भी खामियां नहीं बताता है ना? चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अपना क्या खत्म होता है? अरे क्या खत्म होता है? फ्रॉड खत्म होता है। इसके अंदर इसका इफेक्ट और फ्रॉड बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? अरे बोलो, वर्डेबल होता है और क्या होता है? ठीक है। फिर आते हैं अपने सामने मिस रिप्रेजेंटेशन। अपना आज खत्म हो जाएगा क्या ये? नहीं, कहाँ खत्म? कल खत्म हो जाएगा ये, कल खत्म हो जाएगा और मंडे को फिर अपना टेस्ट है, सैटरडे है, कल खत्म हो जाएगा।
समझ के लो। मिस रिप्रेजेंटेशन, ये क्या समझते हो आप लोग इसमें? मिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल चीज उससे अपन डिफरेंट बता रहे हैं, तो फ्रॉड हो गया बेटा। बहकाना फ्रॉड में आ जाएंगे ना, आप खुद सोचो ना, अपन सारे फ्रॉड में लेकर आ चुके हैं, जो है वो नहीं है, वो बता रहे हैं, बहका रहे हैं, तो गलत रिप्रेजेंट करना भी तो एक तरह से फ्रॉड ही है, जिससे अपन बाइक नहीं था क्या? हाँ जी, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन बेटा फ्रॉड होगा तो अलग से हेडिंग क्यों होती? हाँ, राहुल ने सही बोला। यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। उसमें एक डिफरेंस होता है कि फ्रॉड करने वाले इंसान को ये पता होता है कि ये गलत है, फिर भी मैं इसको गलत बता रहा हूँ। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन वाले केस में ऐसा होता है कि मान लो कि ये जो पैनल है ये 1080 पिक्सल का है, मान लो, लेकिन मुझे किसी बेचने वाले ने बताया कि ये तो 144 या ऐसे कुछ आगे के जो पिक्सल होते हैं ना इसके अंदर, है 2000 पिक्सल का, मान लो ऐसा उसने बोला, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 2000 पिक्सल का है। अब मैं अगर आपको इसको बेच रहा हूँ तो मैं भी क्या बोलूंगा, 2000 पिक्सल का, ठीक है, मैं थोड़ी देखने बैठा हूँ, तो उसमें क्या मैंने फ्रॉड किया क्या आपके साथ? क्यों नहीं किया? गलत तो बताया मैंने आपको, लेकिन उसमें मेरा इंटेंशन नहीं था बेटा, मुझे पता नहीं था कि इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी क्वालिटी है वो 1080 की है, अंदारी बात। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट आता है इसका पॉजिटिव असर्शन, जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, which is not warranted by any proof, है ना? But that information is not true. But that information is not true. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कोई इंसान आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ हाँ सब बढ़िया है, यहाँ ये ऐसा चीज है जो कि उसके हिसाब से बढ़िया भी है, लेकिन एक्चुअली उसके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का, बस उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया ऐसा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका स्टेटमेंट गलत है, नीचे लिखा हुआ है ना व्हिच इज नॉट ट्रू। तो ऐसे केस में अपन उसको क्या मानेंगे? मिस स्टेटमेंट मानते हैं। मुझे बताइए कि इसमें दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो नेक्स्ट, जहां पे आप क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, यानी एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया आपका ये, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है? विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, यानी कि आपकी कोई इच्छा नहीं थी उसको धोखा देने की, यानी आपका ये करने का कुछ इरादा नहीं था, फिर भी गलती से आपका हो गया। अब किसके साथ हुआ है ये? या तो हुआ है हमारे सेलर के साथ, या फिर उसके एजेंट के साथ जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर बायर के साथ, या फिर उसके जो एजेंट है उसके साथ जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनके अंदर क्या होता है, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है जो कि अनइंटेंशनल है और उसका कोई इनका फायदा उठाने की कोई इच्छा नहीं थी, तो वो किसके अंदर आता है बेटा? मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। फाइनल जो होता है वो होता है कि मिस्टेक हुई है इनोसेंटली, होगा मेरे ख्याल से, मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना? जो मिस्टेक हुई है वो क्या हुई है बेटा? इनोसेंटली हुई है जी। में इनोसेंटली और इंटेंशनली भी लिखा हुआ है। बता रहा हूं, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to an agreement, यानी जो मिस्टेक हुई है इनोसेंटली, ये कैसी है बेटा? सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल मतलब बहुत मटेरियल है, बहुत ज्यादा रिलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्रीमेंट, और उसके अंदर आपकी क्या हुई है? मिस्टेक हुई है, लेकिन ध्यान रहे वो मिस्टेक कैसी हुई है? इनोसेंटली हुई है, अंदारी बात। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? वो हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब बताओ दिलीप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सेकंड वाले पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट में
अरे पहले पैराग्राफ में पैराग्राफ, चलो पैराग्राफ पढ़ता हूँ आप लोगों को। Statement of the fact which one party makes in the course of a negotiation with the view of inducing the other party to enter into a contract is known as misrepresentation। यानी कि अगर कोई हमारी पार्टी है जो स्टेटमेंट देती है, क्यों? ताकि सामने वाले को हम इंड्यूस कर सकें। इंड्यूस मतलब कि एग्रीमेंट बना सके करने, उसको इस इंप्रेशन दे सकें कि हमारा गुड जो है वो अच्छा है और एक तरह से गलत भी नहीं है। अगर मान लो मैं आपको ये एसी बेचना चाहूंगा तो ऐसे बोलूंगा बहुत घटिया एसी, मनहूस एसी मत लेना, यही बोलूंगा ना, अच्छा एसी है ना। तो ये तो अपन स्टेटमेंट देते ही हैं, ठीक है। इट मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट व्हिच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। इट मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स रिटन और इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट्स और कंटेंट ऑफ द पार्टीज। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, वो हम बाय एक्ट से भी हो सकता है, दैट इज इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है जैसे कि वर्ड्स, बाय रिटन, कैसे भी हो सकता है। A representation when wrongly made either innocently or intentionally is a misrepresentation। अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अपन कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, रॉन्गली दे रहे हैं, या तो कैसे, इनोसेंटली और अनइंटेंशनली है बेटा, वो उसको अनइंटेंशनली कर लेना आपको, है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गए। अनइंटेंशनली सॉरी इंटेंशनली और इनोसेंटली दोनों ही क्या हो गए, अपोजिट हो चुके हैं। जबकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, यानी दोनों को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है वो। अनइंटेंशनली कर लेना। When it is made innocently, और देखो बेचारे ने आगे सही भी लिखा है, देखो है ना, टाइपो एरर है बेटा। Innocently और unintentionally it is misrepresentation, and when made intentionally और willfully वो किसमें आएगा, fraud हो जाएगा, जो कि मैंने समझाया आपको बच्चे, है ना, ऐसी चीज है, ठीक है। बस इसमें इतना खास काम की चीज नहीं है, बस आपके मिसरिप्रेजेंटेशन का ये हो जाएगा। और क्या है इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? वॉइडेबल है कि वॉइड है? वॉइडेबल। मिस्टेक का होता है बेटा, वॉइड का। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा। कौन सी वाली? एक्सेप्शन वाली। एक बार पढ़ के आना। मिल रहा है क्या एक्सेप्शन? अरे मिल रहा है कि हाँ मिल गया। बस वो एक 3 लाइन आपको होमवर्क है, पढ़ के आना। और जो मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ाया उसको एक बार रीड आउट करके आओ। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे रिवाइज करवाए हैं। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हो।